हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी पंथी पे। वी आर द फैमिली ऑफ लर्निंग। देखिए, हमने कुछ दिन पहले से कुछ दिन पहले करवाया था आपको प्रैक्टिस सेट। तो अब हम फिर से आपको प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है फिर से पोस्टपोन हो चुका है। तो अब एग्ज़ाम कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपको फिर से दोबारा से मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवाना स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने अभी तक 72 जो प्रैक्टिस सेट थे वो अपलोड कर दिया था। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट 73 है। ठीक है, तो इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, देन वीडियो को पॉज करके देन नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और आपने कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं और आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, गिले पर्णपाती वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस कथन पे विचार करना है। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, इस प्रकार के वन क्षेत्र भारत के वन क्षेत्र का लगभग 70% है और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, यह मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो आपको बताना है इन दोनों में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो वन और ना ही टू। इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि गिले पर्णपाती वन से संबंधित जो दी गई है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या 2 है कि शुष्क वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे शुष्क वन है, पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पे था पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पे शुष्क वन है। तो शुष्क वन से संबंधित निम्नलिखित दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब के आसपास के इलाके में जो है ये पाया जाता है। और दूसरा कथन है, कैक्टस, थॉर्न्स थॉर्न्स घास, कीवर, बबूल, डेली पम्प्स, बबूल और आदि जैसे पेड़ों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। तो आपको बताना है ये कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी दोनों जो है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, विषम जोड़ों को खोजना है। यहाँ पे जोड़े दिए गए हैं, तो इनमें से विषम कौन सा है ये आपको बताना है। पहला है प्रदेश, जिसको क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री देशांतर, बिल्कुल सही है। चौथा है पैंगिया, यानी कि पैंजिया जिसको बोलते हैं, वो भूभाग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बट तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पेराम फ्रास्ट, जो कि हिमशैल, बिल्कुल ये गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के जो यहाँ पे पढ़ते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी से लुसेंट की जो है क्वेश्चंस वो भी करवाना शुरू किया था। तो आप निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और अगर पसंद आता है तो आप लाइक करते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रसिद्ध लखनऊ शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को पता ही होगा शायद कि ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को ये आंसर पता होगा। गोमती नदी के किनारे जो है वो लखनऊ शहर उपस्थित है या फिर बस्ती या स्थित है, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे वो नदी का आपको बताना है जो सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पे नदियाँ दी गई है, जैसे प्राणहिता, इंद्रावती और पूर्णा, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं वो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो शिव समुद्रम झरना जो है वो कावेरी नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। पहला संसदीय प्रणाली, दूसरा न्यायिक समीक्षा, तीसरा है आपातकालीन प्रावधान। तो नीचे दिए गए गुटों के हिसाब से, कूट के हिसाब से आपको सही उत्तर का चयन करना है।
कौन से संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित किए गए हैं, आपको ये चुनना है यहाँ पे। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 और 2 यानी कि संसदीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो संविधान की मूल संरचना में सम्मिलित किए गए हैं। बाकी आपातकालीन प्रावधान जो है वो अलग से किए गए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और आई होप कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी अभी तुरंत कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था। तो ये प्रश्न भी बहुत ही फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अशोक के जो है वो पांचवें शिलालेख में उन जानवरों का नाम दिया गया है, उन जानवरों की सूची दी गई है जिनको संरक्षण करना चाहता था अशोक एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो है वो पांचवा शिलालेख हो जाएगा। तो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था। तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये तो आई थिंक कि आप सबको पता ही होगा कि कौन था राजा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक ही वो राजा था जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, वुका और कुका के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही है। तो आपको सही मिलान को चुनना है। यहाँ पे पहला है बाज बहादुर जो कि मालवा से संबंधित है, दूसरा है सुल्तान मुफर शाह जो कि गुजरात से संबंधित है, तीसरा यूसुफ आदिल शाह जो कि अहमदनगर, और चौथा है कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा। आपको बताना है इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है, सही नहीं है, सॉरी गलत आपको बताना है कि कौन सा मेल जो है वो सही नहीं है। ठीक है, जल्दी से आप आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूसुफ आदिल शाह जो कि अहमदनगर नहीं, ये कहीं और का राजा था, ये कहीं और से संबंधित था। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह जो है वो अहमदनगर नहीं है, तो बिल्कुल ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी बाज बहादुर जो कि मालवा से संबंधित है, सुल्तान मुफर शाह जो कि गुजरात से है, और कुतुब शाह जो कि गोलकुंडा से है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का चगताई में फारसी में अनुवाद किसने किया। तो बाबरनामा जो कि चगताई से उसको फारसी में अनुवाद किया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके द्वारा ये किया गया है। तो अब्दुल रहीम खान खाना, आपने काफ़ी नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस पर्सन है। तो इनके द्वारा ही बाबरनामा को चगताई से फारसी में अनुवाद किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया था। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के पास जो है वो किसने हराया था। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको आप पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली है। तो भारतीयों को इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिली है, फटाफट से आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ आता है, तो आप जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए कि भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली है। तो भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी जो है वो मालाबार में अरब व्यापारियों से मिली है। मालाबार की जो अरब व्यापारी थे उनके द्वारा जो है भारतीय इस्लाम के बारे में जानकारियाँ मिली है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा को रोशन अख्त कहा जाता था। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत बहुत फेमस कह सकते हो या फिर इम्पॉर्टेंट कह सकते हो। तो रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक कि आप सभी को
इसके बारे में जानकारी जरूर होगी, ठीक है, कि भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए जो है एक समिति गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष जो कौन बनाए गए थे, सर आल्दी कृष्ण स्वामी अय्यर। इनको शॉर्ट में कृष्ण स्वामी अय्यर के नाम से जाना जाता है। अय्यर भी आप याद रख सकते हैं कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये समिति थी और इसके ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एकमात्र गलत को छाटिए। तो ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से गलत क्या है उसको आपको छाटना है। पहला ऑप्शन है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। तो ये बिल्कुल सही कहा गया था और ये फैसला दिया गया था। अगला है अनुच्छेद 24 में मार्शल लॉ से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, 24 में मार्शल लॉ से संबंधित है। और अगला जो ऑप्शन दिया यहाँ पे, भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श रूसी पूर्ववर्तीय यूएसएसआर संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल 100% सही है। चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, संविधान सभा का अंतिम यात्रा 26 जनवरी 1950 को हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का अधिकतम जीवन राज्यपाल द्वारा जारी आदेश की अधिकतम जीवन से अधिक है। दूसरा है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों में कोई भी अध्यादेश बनाने की शक्ति नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा जो इनमें से कथन जो है वो सही है। तो फटाफट से आप आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो ये क्वेश्चन तो आपने लगता है पहली बार देखा होगा और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, ये कई बार बीपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संशोधित जीवित जीव, संशोधित जीवित जीव, जिसको इंग्लिश में ALMO के नाम से जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर जल्दी से कमेंट में कीजिए कि आपको क्या आंसर पता चल रहा है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बचत लैंप योजना। क्या होगा, बचत या लैंप योजना। ये जो ये योजना है वो भारत सरकार की योजना है और ये क्योटो प्रोटोकॉल की स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आने वाली योजना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, तो मोर है। तो मोर के बारे में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है इसके बारे में आपको आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से 1972 मयूर की हत्या पर रोक लगाई गई है, जो कि बिल्कुल आई थिंक सही है। ठीक है, और दूसरा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के घरेलू व्यापार की अनुमति देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 मयूर पंखों के निर्यात की अनुमति देता है। ये बिल्कुल गलत है, हमें निर्यात नहीं करना है। ठीक है, बाकी हम अपने हमें घरेलू व्यापार के लिए अनुमति दी गई है और हत्या पे रोक लगाई गई है, लेकिन हमें निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। ये जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IAS में पूछा गया है, BPSC में पूछा गया है, UPPCS में पूछा गया है बहुत बार और बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और इसका आंसर जो है आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है। तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये जो 1896 की अधिवेशन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। कौन सा राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। ठीक है, तो सबसे पहली बार 1896 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है,
देखिए वंदे मातरम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कौन सी उपन्यास थी, तो आनंद मठ। तो आपको इतने सारे जो क्वेश्चन है याद रखने हैं, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बेहतर संबंध किस समय काल में रहे थे। तो अगर हम समय काल की बात करेंगे तो देखिए 1905 ईस्वी में, आई थिंक 1905 से 7 के ईस्वी के बीच में ये जो है इसका वापस विभाजन हुआ था। उसके बाद 1916 से लेकर 1922 तक माना जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में काफ़ी अच्छा और बेहतर संबंध रहा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि पहला घटना है गांधी इरविन समझौता, दूसरा पूना समझौता, तीसरा कांग्रेस का कराची अधिवेशन, चौथा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो उपरोक्त घटनाओं को सही क्रम बताइए कि मतलब पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था और उसके बाद कौन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो पहला है गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 1931 ईस्वी में, ठीक है। और पूना समझौता भी हुआ था 31 मार्च को, ठीक है। मतलब ये हुआ था 5 मार्च को और ये हुआ था 31 मार्च को 1931 ईस्वी में ही हुआ था, लेकिन ये बाद में हुआ था। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था ये 1932 ईस्वी में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह तो आप सभी को पता होगा 1940 और 1939 और 40 के आसपास ये हुआ था। तो अगर हम इसका सही क्रम देखेंगे तो सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ अ रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है। तो एक पुस्तक है, एक जीवनी है जिसका नाम है स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आप इसको जितना वीवीआई लगाएंगे उतना कम है। तो ये जो है ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, ठीक है। किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी इन एंशिएंट सर इन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो आप इसको जरूर याद रखिएगा। स्प्रिंगिंग टाइगर स्टडी ऑफ रिवोल्यूशनरी जो है जीवनी किसकी है, तो सुभाष चंद्र बोस की है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पे आयोजित किया गया था। तो यह स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आप जल्दी से इसके बारे में कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, सेंट जेम्स पैलेस। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने तख्त ई ताउस की विवरण किया था। देखिए ये नाम जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका नाम है जीन बप्तिस्ते टेवनरियर, ठीक है। थोड़ा नाम कठिन है पर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जीन बप्तिस्ते टेवनरियर, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था। तो अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार के बाद जो है 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 90s ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और रिसेंट अभी बिहार का जो बहुत सारा एग्जाम हुआ था वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि 90s ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है। तो ये जो स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। और अगर हिंद महासागर के अब इसका देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए और साउथ की तरफ ये जाता है। तो हिंद महासागर में जो कि इंडिया के आसपास स्थित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेरू का तटीय क्षेत्र, ठीक है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबो झील का विपर्स का टूटा हुआ हिस्सा होता है, नदी के युवा अवस्था की विशिष्ट बाढ़ मुक्त मैदान होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। सॉरी यहाँ पे कथन जो है वो मिसप्रिंट हो चुका है, मतलब ये पहला कथन था, ये दूसरा कथन था, तो आपको बताना इन दोनों में से कौन सा सही होगा।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल वन ओक्सबो झील का विपर्स का टूटा हुआ हिस्सा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला पढ़ते हैं प्रश्न। तो नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने जब भी नदी सिस्टम या रिवर सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, निश्चित तौर पे पढ़ी होगी। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए नदी का वह खुला क्षेत्र जहाँ पर सागर और ज्वार का प्रभाव जो है होता है तो उसको हम बोलते हैं नदीमुख। क्या बोलते हैं? नदीमुख। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिकान रेलवे सुरंग जिसकी लंबाई आधी लंबाई सागर तल के नीचे स्थित है किस देश में स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एशिया के किसी देश में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो है जापान में स्थित है, और तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जापान से हमारा रिलेशन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नियामे निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? तो देखिए नियामे जो है वो राजधानी है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो एक बार आप राज्य और राजधानी आराम से करके जाना, ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे नियामे जो है वो किसकी राजधानी है? तो नियामे जो है वो नाइजर की राजधानी है, नाइजर, ठीक है। साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है नाइजर, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट बोल सकते हो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है नाइजर, और नाइजर की राजधानी है नियामे। चलिए अगला प्रश्न है रंगपो सिलो रेल लाइन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ती है? तो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रंगपो सिबोक रेल लाइन जो है वो सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ते हैं, यानी कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैदान के बारे में 3 कथन दिया हुआ है। पहला कथन है भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियल निक्षेप पाया जाता है। दूसरा है खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम होते हैं। और तीसरा है खादर क्षेत्र में निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बकिंघम नहर निम्नलिखित में किन दो स्थानों को के बीच स्थित है? तो ये जो स्थित है ये है विजयवाड़ा से लेकर के बिल्लुपुरम तक। कहाँ पे? विजयवाड़ा से लेकर के बिल्लुपुरम तक। ये साउथ का नाम है, थोड़ा टेढ़ा है पर आपको याद रखना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान पे स्थापित की जा रही है? तो देखिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद जरूर रखना चाहिए। जो है पलक्कड़, ठीक है, पलक्कड़ जो कि केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। तो पलक्कड़ में ही जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पहली रेल कोच फैक्ट्री जो है उसकी स्थापना की जा रही है। अगला है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो जब धारा का वहन होता है तो उस टाइम पे जो सुचालक होता है वो विद्युत निष्प्रभावी होता है, यानी कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है विद्युत का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, और ये है ग्रेफाइट, ठीक है। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक ठोस अवस्था में रहता है और ये विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित कर देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो है प्रोटोजोआन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं जिससे इनका संयोजन मान सकते हैं। तो ये किसका संयोजन होता है? तो ये थोड़ा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर बताइए और कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है सूर्य के किन किरणों से कैंसर रोग की संभावना प्रबल होती है? तो सूर्य की जो परावैज्ञानिक किरणें होती है उसके थ्रू ही हमें कैंसर होने की संभावनाएं होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा और आपने इसका कमेंट जरूर किया होगा।
अगला है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, दो कथन दिए हुए हैं, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। तो इनमें से कौन सी सरकार अनुसूचित कार्य योजना में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है? तो बताना है कौन सा वो सरकार है जो जिम्मेदारी जिसके पास इसकी जिम्मेवारी होती है। तो देखिए इसका जिम्मेवारी जो होता है वो किसके पास होता है, तो राज्य सरकार के पास होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई है? तो इसकी स्थापना जो है वो दूरसंचार विभाग, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के तहत किया गया है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो देखिए डेविस कप जो है वो टेनिस टूर्नामेंट है और ये पुरुषों के लिए होता है। तो सिमिलरली डेविस कप के जैसा ही महिलाओं के लिए कौन सी कप होती है, तो वो होती है फेड कैप। आई थिंक आप सबको पता होगा, आपने इसका कमेंट कर दिया होगा। तो डेविस कप की तरह महिलाओं के टूर्नामेंट के लिए कौन सा है, फेड कप है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, और वीवीआई आप इसको लगा लो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, के.डी. जादव। के.डी. जादव ने पहले ओलंपिक में पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने रेसलिंग में ये पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद ध्यानचंद का आप जान ही रहे हो, हॉकी का जादूगर, कितना उन्होंने अपने लिए और अपने देश के लिए उन्होंने ओलंपिक में पदक जीते हैं। अगला है क्वेश्चन, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। मतलब कहाँ किया गया था ये बताना था, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। आप जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है। ठीक है, तो मनाई जाती है 3 मई को। कब मनाई जाती है? 3 मई को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था? यानी कि जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी तो उस टाइम पे 5 जो अभी सदस्य आप देखते हैं परमानेंट, उसको किस हिसाब से और कैसे बनाया गया था? तो इसको बनाने का ये था कि प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को जो है बनाया गया था। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। द्वितीय महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 शक्तियों को जो है बनाया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें जो 5 देश जो जीतने वाले थे, मित्र देश, उनको जो है उसमें स्थायी सदस्यता दी गई है। अगला है, अब्दुल कादिर बदायूनी, नाकिब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और कहा जाता है कि कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर जो है वो अकबर के, समझिए तो बहुत करीबी होते थे और अकबर के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, सो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और अपने कमेंट करके जो है अपना राय जो ज़रूर दीजिए कि आपको क्या कुछ लग रहा है इसमें। ठीक, और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज यूजल मे गॉड ब्लेस यू।